नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। ज्ञानवापी मामले में कल सुनवाई होगी अगली। तो जिला जज के न्यायालय में कल मामले में अगली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को केस ट्रांसफर के लिए आदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार मुकदमे में अगली सुनवाई होनी है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद अब 8 हफ्ते का ये समय दिया गया है और इन 8 हफ्तों में किसी अनुभवी हाथ में ये सुनवाई गई है। अब उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार मुकदमे की सुनवाई होगी। जैसा कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी बातें कही हैं कि वजूखाने की जगह को सुरक्षित रखा जाए जहां पर कथित शिवलिंग है। इसके अलावा नमाजियों को नमाज करने से रोका न जाए और साथ ही साथ जिला जज को ये अब सुनवाई सौंपी गई है। तो देखना होगा कि इस केस में अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी तक पाया गया कि सर्वे हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद में। सर्वे के बाद रिपोर्ट भी सौंपी गई। कथित शिवलिंग मामले में जब सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि तो ज्ञानवापी मामले में अब कल सुनवाई होगी। कल इंतजार रहेगा कि अब किस तरह से इस मामले में सुनवाई चलती है, क्या कुछ होता है। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों ही अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। क्या क्या वाद विवाद छिड़ता है यहां पर, क्योंकि अपनी अपनी बातें यहां पर रखने का एक मौका होगा कल फिर से, जहां हाई कोर्ट में अब अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से संतुलन बनाते हुए कहा है कि वजू खाने की जगह जहां पर कथित शिवलिंग है वहां पर उस जगह को सुरक्षित रखा जाए और नमाजियों को नमाज करने से ना रोका जाए और केस किसी अनुभवी हाथ में ट्रांसफर होना चाहिए। जिला जज को केस ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद कई सारे वीडियो अभी तक सामने आ चुके हैं। मस्जिद में शिवलिंग जैसी संरचना मिलने के बाद अब इस मामले में हंगामा काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें अलग अलग सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं और इससे पहले कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को भी उनके पद से हटाया गया था और यह कहा गया था कि उनके द्वारा जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो लीक की जा रही है। जितने भी वीडियो हैं वो साक्ष्य हैं, लीक किए जा रहे हैं। तो ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार परिसर के तहखाने के एक हिस्से की तस्वीरें सामने आई हैं। काफी कुछ अंदर साक्ष्य भी मिले हैं और अब इस मामले में अगली सुनवाई कल होनी है। और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता दीप्ति जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीप्ति जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी शुक्रिया। दीप्ति जी, देखिए अब मामले की अगली सुनवाई कल होनी है, लेकिन इससे पहले तरह तरह की संभावनाएं जो जताई जा रही है कथित शिवलिंग को लेकर, क्या समझा जाए, क्योंकि जिला जज को अब केस ट्रांसफर कर दिया गया है। जी देखिए, एक तो पहले भी ऐतिहासिक चीजें रही हैं भारत की और हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा, ये सारी चीजें भारत की रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो परिसर है सब मतलब हिंदुओं का ही रहा है। और अभी इसमें मैं कोई शब्द और ज्यादा नहीं बोलना चाहती, लेकिन इसमें बहुत सारी और भी चीजें हुई। भारत में कई राजा, कई ऐसे यहाँ पे लोगों के डायनेस्टी चले जिसपे कि कहीं पे धर्म परिवर्तन और चीजें हुई है। पर अब जो इसके अंदर सर्वे हुआ है, वीडियोग्राफी हुई है और चीजें जो मिल रही हैं, तो उसके अंदर जो देखने में आ रहा है कि हिंदुओं का जो दावा था और उसमें एक मंदिर का, एक दरवाजे का की चाबी भी हिंदुओं के ही पुरोहितों के पास होना, मतलब ये सारी चीजें ये कह रही थी कि मामले में कुछ ना कुछ तो है। अभी इसकी सुनवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तो नहीं करने वाली, क्योंकि आदेश के हिसाब से अभी डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही सुनवाई होगी। बाद में कभी कहीं इसकी जरूरत पड़ी और कुछ और लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और संज्ञान में लेना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसको अपने तरीके से अपने यहाँ मंगवा ले मामला। लेकिन अभी जिला जज ही सुनेंगे और काफी सारे और भी तथ्य सामने आ रहे हैं और सबूत भी पेश किए जा रहे हैं।
तो अभी जिला जज इसको शायद कंट्रोल करके और इसमें सुन सकते हैं। कमिश्नर भी बदले जा चुके हैं, विशाल है दूसरी तरफ दीप्ति जी, ये भी देखा जा रहा है कि धार्मिक स्थलों का जो कानून का विवाद है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। जी देखिए, क्योंकि धीरे धीरे अब एक क्या बोल सकते हैं, सांप्रदायिक चीजें हैं भारत में, और लोगों को अब समझ में आ रहा है कि कुछ मॉन्यूमेंट्स जो थे, जबकि एक संवैधानिक ट्रीटी हुई थी जब भारत को आजादी मिली थी, उस समय एक ट्रीटी ऐसी हुई थी कि जो भी मॉन्यूमेंट्स जैसे हैं उसी यथास्थिति में बने रहेंगे। लेकिन अब क्योंकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, हिंदू जो देवी देवता है उनके बारे में लोगों का है कि हमारे देवी देवता कहीं दबे हुए हैं, तो ये देखिए सांप्रदायिक चीजें भावनात्मक चीजें होती हैं और भावना से जुड़ी होती हैं। अब इसमें कुछ भी कह पाना कानून के लिए भी अभी थोड़ा सा बहुत जल्दी है। और दूसरी बात है कि अभी स्टेटस को है इसमें, देखिए स्टेटस को होने का मतलब है कि हम में से किसी को भी जो मीडिया ट्रायल है या मेरी तरफ से भी कोई ऐसे वर्डिक्ट्स ना निकल जाए, क्योंकि 8 हफ्ते का स्टेटस को है, 17 मई को जो लगाया है, यानी 2 महीने तक अभी जैसी स्थिति है वैसी स्थिति बनी रहेगी। सर्वे होता रहेगा, लेकिन जो भी वहां पे नमाज के लिए आते हैं नमाजियों को जाने की इजाजत है। लेकिन एक बात और जानना चाहूंगी आपसे कि POW अधिनियम जो ये कहता है कि स्वतंत्रता के समय जो भी धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, चाहे वहां पर पहले मस्जिद हो या फिर मंदिर हो या फिर कोई भी वहां पर धार्मिक स्थल हो, और इसका उल्लंघन माना जाएगा अगर वहां पर भी कोई भी बदलाव करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, जैसे पहले भी हमने इस पे बात किया, और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून था, क्योंकि अगर धीरे से देखा जाए ध्यान से, तो ये इससे तो पूरा का पूरा जो व्यवस्था है, जो भी हमारे जो अभी ढांचा दिख रहे हैं बाहर, ये मॉन्यूमेंट्स दिख रहे हैं, पुराने हमारे जो इमारत हैं, उन सब पे बहुत ज्यादा चेंजेस होने के फिर चांसेस हैं। और इसी वजह से कहा गया था कि जो जैसा है वैसा रहेगा। और कुछ चीजें हमें भी पता है कि ASI वगैरह को दिया गया, जिसमें कि उनके इजाजत के बिना भी नहीं जा सकते। लेकिन चलिए, ये जो परिसर है, अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दिया गया कि उनके देख रेख में रहेगा और उनकी इजाजत के बिना नहीं जाएगा। अदरवाइज भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे इस तरीके के दीप्ति जी, अगर ये ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब सुनवाई भी होनी है कल, और इस पूरे मामले में रिपोर्ट तो सौंप ही दी गई है, अगर इस मामले में धार्मिक चरित्र का पता लगता है कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था, तब आगे क्या? देखिए, इसमें सिविल, अगर हम लोग अपने राइट्स की बात करें, जो हमारा भारत के सिविल कानून है, नागरिक कानून जो है, वो ये बहुत सारे इसमें भी चेंजेस आए थे। कुछ चेंजेस 1986-84 के दौरान भी आए थे, जब ये कहा गया था कि जो भी व्यक्ति कब्जे में रखा है पिछले 40 साल से 50 साल से, मालिकाना हक अब उसका होगा। अगर हम उस रूल पे भी जाते हैं तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी क्लियर है। पर देखते हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये कोर्ट केस वापस आ गया है, और उनको इसको सुनने के लिए वो नए सिरे से किस तरीके से इस केस को देखते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इसको सिर्फ सिविल विवाद समझे, तो सिविल विवाद का निपटारा तो जैसे सिविल लॉ के अनुसार होता है, लेकिन फिर भी मैंने अभी कहा कि सांप्रदायिक चीजें, भावनात्मक चीजें भी होती हैं, भावनाओं से जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। अभी पीछे से हमने देखा था, बाबरी मस्जिद वाले में भी हुआ, तो पूरा देश यही कहा कि भाई इसमें भावनाएं जुड़ी है रामलला के साथ, इसलिए सिविल लॉ से हटा के इसको एक ऐसे तरीके से देखिए जहाँ पे ट्रस्ट है, और उन लोगों ने एक लड़ाई लड़ी है जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई थी। सिमिलरली अभी भी यही हो रहा है, इसलिए टू अर्ली टू से एनीथिंग। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि अगर एकदम सिविल नेचर से इसको देखकर चलते, तो सिविल नेचर के लिए जिस तरीके का जो ट्रायल होता है वो ट्रायल होता है। लेकिन हमने जैसा देखा कि सर्वे कराया कोर्ट ने, इसका मतलब ये है कि कोर्ट भी कंसीडर करती है कि अगर लोगों की धार्मिक भावनाएं इस जगह से जुड़ी हैं, तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी तब हो जाएगा जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिस तरीके से राम जन्मभूमि में हुआ था कि जो नीचे के 7 तह निकले थे, वो जो पुरातत्व विभाग ने भी सब कुछ क्लियर किया था कि कमल के फूल है, शिवलिंग है, हनुमान जी के मूर्ति है, विष्णु है, लक्ष्मी है, वो सारी चीजें क्लियर कर दी थी राम जन्मभूमि में भी कि हाँ ये हिंदुओं का स्थान है। अभी भी सेम चीजें चल रही हैं। तो अगर हम लोग राम जन्मभूमि को एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, तो फिर से यहाँ पे वो बात, अगर ये पता चल जाता कि यहाँ पर हिंदुओं का स्थान हुआ करता था, इसके असली धार्मिक चरित्र का पता लगता है, तो क्या इस ढांचे को भी बदलने की कोशिश होगी या सिर्फ वहां पर पूजा करने की इजाजत दी जाएगी? इस स्थिति मुझे लगता है कि देखिए, सर्व धर्म को मानने वाला हमारा देश, और हमारा कानून भी उसी को कहीं ना कहीं से पारितोष करता है। मतलब उसी तरीके से उसको बताता है कि ठीक है, जिस तरीके से पहले चलता रहा था लॉ एंड ऑर्डर, और दोनों धर्म बराबर है, तो सबको बराबर तरीके से वो भी पूजा कर सके और ये भी अपनी इबादत कर सके। मेरे ख्याल से फिलहाल कहीं ये मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों के लिए ऐसा हो सकता है, ऐसी व्यवस्था की जाएगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी तमाम बातचीत करने के लिए आपका। और भारतीय बैडमिंटन के विश्व विजेताओं के साथ पीएम मोदी ने आज अपने आवास पर मुलाकात की और पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ खास बातचीत की। चलिए आपको सुनवाते हैं कि पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से क्या कुछ कहा। श्रीकांत बताइए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने आपके इतना इम्पोर्टेंट टाइम से हमको टाइम लेके हमारे मैच के बाद तुरंत आपने कॉल करके हम सबसे बात किया सर। And I can very proudly say that no other athlete in the world can boast about this, sir. Only we have this privilege of talking to you immediately after the match. अच्छा श्रीकांत, ये बताओ, वैसे बैडमिंटन और कप्तान लोगों के दिमाग में जल्दी बैठता नहीं है। अब तुम्हें कप्तान बनाया गया, अब इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा चैलेंज, क्या लगा आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आपके सामने आया और इतना बड़ा टारगेट था, तो क्या लगा आपको? सर बस इतना ये लगा सर, क्योंकि सब अपना अपना बहुत अच्छा खेल रहे सर। बस टीम इवेंट में सबको एक साथ लेके आना है और हम सब एक होके खेलना है और एंड तक। श्रीकांत बताइए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने आपके इतना इम्पोर्टेंट टाइम से हमको टाइम लेके हमारे मैच के बाद तुरंत आपने कॉल करके हम सबसे बात किया सर। एंड आई कैन वेरी प्राउडली से दैट नो अदर एथलीट इन द वर्ल्ड कैन बोस्ट अबाउट दिस सर। ओनली वी हैव दिस प्रिविलेज ऑफ टॉकिंग टू यू इमीडिएटली आफ्टर द मैच। अच्छा श्रीकांत, ये बताओ, वैसे बैडमिंटन और कप्तान लोगों के दिमाग में जल्दी बैठता नहीं है। अब तुम्हें कप्तान बनाया गया, अब इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा चैलेंज, क्या लगा आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आपके सामने आया और इतना बड़ा टारगेट था, तो क्या लगा आपको? सर बस इतना ये लगा सर, क्योंकि सब अपना अपना बहुत अच्छा खेल रहे सर। बस टीम इवेंट में सबको एक साथ लेके आना है और हम सब एक होके खेलना है और एंड तक। और उधर शाह के अरुणाचल दौरे का आज दूसरा दिन है। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा बलों से भी मुलाकात करने वाले हैं गृह मंत्री और आज ये भी काफी महत्वपूर्ण दिन है। गृह मंत्री अमित शाह का आज अरुणाचल का दौरे का दूसरा दिन है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब अरुणाचल पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। यहां पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके साथ ही डिप्टी सीएम चोना मीन ने भी उनका स्वागत किया था। पार्टी के अन्य नेताओं ने मिलकर उनका स्वागत किया। और कल उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल से योगी 2.0 का पहला बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। आज विधायक दल की बैठक लेंगे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ। सदन में विपक्ष को काउंटर करने की रणनीति तैयार की जाएगी। 31 मई तक विधानसभा का ये बजट सत्र चलने वाला है और 26 मई को दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली है योगी सरकार। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधान परिषद के सभापति ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विधान भवन के कक्ष में संख्या 77 में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सभी पार्टियों के नेता सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा सत्र के पहले नेताओं की यह बड़ी बैठक बुलाई गई है।
के सभापति ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है क्योंकि कल से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी क्योंकि एक तरफ विधानसभा का ये सत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कई मायनों में, क्योंकि योगी सरकार 2.0 का ये पहला बजट सत्र होगा और इसके अलावा 26 मई को पटल पर बजट रखा जाएगा, चर्चाएं होंगी और खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नजर आएंगे इस बार अखिलेश यादव, जो किस तरह से अपने तीखे स्वर में सत्ता को घेरते हैं ये फिलहाल देखना होगा क्योंकि चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों में वार पलटवार का दौर जारी रहा, एक दूसरे पर तीखे प्रहार करते रहे और अब जब बारी आती है सदन की तो यहां पर क्या फिलहाल देखने को मिलेगा ये काफी दिलचस्प रहेगा। तो 23 मई से शुरुआत होने जा रही बजट सत्र की और ई विधान होने वाला है इस बार का बजट सत्र, तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला ये राज्य जहां पर पहली बार ई विधान की शुरुआत होने जा रही, यानी कि सब कुछ पेपरलेस होने वाला है। लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। नितिन, देखिए कल से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, क्या महत्वपूर्ण जानकारी? बिल्कुल अंजलि जी, आपको बताना चाहूंगा कि आज सपा ने अपने कार्यालय में बैठक बुलाई है। एमएलसी विधायक जितने हैं उनके 125 जितने भी जुड़े हुए विधायक हैं सब आज 12 बजे शामिल होंगे। बैठक में डिसाइड किया जाएगा कि क्या मुद्दा रखा जाए, क्योंकि कल 23 तारीख है और कल सब लोग सत्र कल से शुरू हो जाएगा। 26 तारीख को सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री बजट रखेंगे। उस बजट में क्या विशेष होगा और विपक्ष उसको क्या उठाएगा, किस तरह से लेगा, इसको लेकर आज अखिलेश यादव अपने कार्यालय में 12 बजे बैठक करेंगे। उसके अहम बात आपको बताना चाहूंगी, सर्वदलीय बैठक भी आज होगी जो कि विधानसभा में होगी। उसमें कई चीजें निकल के आएंगी क्योंकि सारे विधायक मौजूद होंगे, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चलनी है उससे पहले 2 दिन पहले बताया जा चुका है कि सभी सीटों पर टैबलेट लगे होंगे और जितने भी सवाल जवाब होंगे सब ऑनलाइन होंगे। कहीं ना कहीं जनता को सब दिखाई पड़ेंगे, जनता रूबरू होगी उससे। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार बजट थोड़ा अलग होगा, लेकिन जो होगा सबसे अहम होगा क्योंकि इसको लेकर लगातार जो कयासें चल रही थी विपक्षी वो देखने लायक होगी, क्योंकि लगातार महंगाई को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन इस दौरान यहाँ पर गैस और सीएनजी और पेट्रोल डीजल के रेट भी कुछ ना कुछ कम हुए हैं, जैसे 200 रुपए गैस में कम हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। इसको कहीं ना कहीं मुद्दा जो बना रही थी विपक्ष किस तरह से बजट में लेती है, क्या रखती है, ये सबसे अहम है बता जी। और इस बार बजट सत्र हाईटेक भी होने वाला है, इसको लेकर भी तमाम चर्चाएं चलने वाली है। सबसे बड़ी बात ये कि कैसे आखिर घेरा जाएगा विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि जी, मैंने आपको बताया कि जो लगातार जो कयासे विपक्ष चला रहा था उस पर कहीं ना कहीं आज अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष वो बैठक कर रहे हैं अपने प्रदेश कार्यालय में। 12 ये बैठक कल होनी थी लेकिन किन्हीं कारणोंवश उनको रद्द करना पड़ा क्योंकि उनका दौरा दिल्ली का था और वो वहां से लौटने में उनको काफी समय हो गया था, इसलिए आज बैठक रखी गई है। 12 बजे बैठक होगी, सभी विधायक होंगे, एमएलसी होंगे, उनसे वार्ता करी जाएगी कि आगे की रणनीति क्या रहेगी और बजट में क्या विशेष वो मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव सामने होंगे और आजम खां भी बाहर आ चुके हैं, तो इसलिए आजम खां से भी मुलाकात करेंगे। हो सकता है लखनऊ आजम खां आए आज और अखिलेश यादव से जो नाराजगी चल रही थी उसको दूर करने की बात हो, क्योंकि कल जिस तरह से सत्र में सभी विधायक मौजूद होंगे विधानसभा में, उस दौरान क्या विशेष निकलता है, क्योंकि कई सारे मुद्दे विपक्ष तैयार कर रहा है जिन मुद्दों को जनता के लिए सरकार के सामने रखे जाएंगे और उन पर क्या काम किया जाएगा, क्या विचार होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सभापति मौजूद होंगे, सतीश महाना वहां पर मौजूद होंगे स्पीकर पर। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष इस विधानसभा को चलाते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से हुंगल होता रहता था अब वो दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि लगातार सब चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, टैबलेट के माध्यम से सारे सवाल जवाब होंगे, जनता उसे लाइव देख पाएगी, सबसे अहम बात।
और ये ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि 2.0 सरकार का यह पहला बजट सत्र होगा इस बार। तो ये देखने वाली बात ये होगी कि इस बजट में क्या विशेष हो सकता है, वित्त मंत्री ने क्या। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नितिन आपका। और पीएम नरेंद्र मोदी का जापान का दौरा होने वाला है। जापान के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। भारत जापान विशेष सामरिक और वैश्विक संबंधों में गति देखी गई है। टोक्यो में दोनों देशों के पीएम व्यापार और निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, पूर्वोत्तर में सहयोग सहित द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को गहरा करने पर चर्चा करेंगे। और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आखिरकार अब आम जनता को राहत मिल चुकी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जनता को यह राहत देते हुए घटा दी है एक्साइज ड्यूटी। और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री के इस फैसले का स्वागत भी किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए जनता सबसे पहले। बीते दिनों केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई और इसके चलते पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने से रोका गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया है। तो पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम की गई है। सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की गई है। तो राज्य सरकारों की बारी है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार की ओर से वैट कितना कम किया जाता है, जिससे कि और भी ज्यादा राहत मिल सके। तो केंद्र सरकार के इस फैसले के तुरंत बाद केरल और राजस्थान ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटा दिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर जहां 9 रुपए की कटौती की है, डीजल पर 7 रुपए की कटौती की है। अब केरल सरकार ने पेट्रोल पर 2 रुपए 41 पैसे की कटौती की है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।